के हक में राहुल गांधी को आवाज उठाने में मात्र 8 दिन लगे थे, लेकिन जेपीएससी पेपर लीक पर दबी जुबान में बोलने के लिए भी राहुल गांधी को 110 दिन लग गए। 110 दिन, ताज्जुब हुआ ना? कहां 8 दिन और कहां 110 दिन। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं सबूत दिखा सकती हूं। 3 मई को नीट का पेपर हुआ। राहुल गांधी ने 8 दिन बाद यानी 11 मई को इस पर पहला रिएक्शन दे दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। जबकि नीट पेपर से 22 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को जेपीएससी का पेपर हुआ और राहुल गांधी ने 110 दिन बाद कल यानी 6 अगस्त पर पहला रिएक्शन दिया। राहुल का यह बयान पहले मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उन छात्रों की बात जो रांची में 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कल रात राहुल गांधी ने जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। वेरी गुड, लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी। राहुल गांधी ने इन छात्रों की याद 13 दिन बीतने के बाद की, जबकि ये छात्र पहले दिन से राहुल गांधी को अपने बीच बुला रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक केस में राहुल गांधी जितने एक्टिव थे उसे देखकर इन छात्रों को ये उम्मीद जग गई थी कि जरूर वो छात्रों को लेकर बहुत संजीदा है, वो छात्रों की गूंज कर रहे हैं और इससे बड़ा दबाव सरकार पर बनेगा और एक छात्रों की गूंज झारखंड में भी हो जाएगी। लेकिन राहुल ने छात्रों को 13 दिन का इंतजार करवाकर उनकी ये उम्मीद कैसे तोड़ी, आप समझिए। कल रात को राहुल गांधी ने जेपीएससी आंदोलन के छात्र नेता हैं रविंद्र पासवान, उनसे फोन पर बात की और छात्रों की मांगों का एक ब्यौरा मांगा, डिटेल अपने व्हाट्सएप पर मांगा। लेकिन राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। पहले रविंद्र पासवान की बात सुनिए, फिर राहुल गांधी की छात्रों पर यह जो स्ट्रैटेजी थी वो आपको समझाऊंगी। राहुल गांधी ने कल यानी 6 अगस्त को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश का जेनजी उनसे कुछ भी पूछ सकता है, वो हर सवाल का जवाब देंगे। इसी के बाद राहुल गांधी पर सवालों की बौछार शुरू भी हो गई और राहुल गांधी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दे भी रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल के पास एक मैसेज आया कि झारखंड के छात्र अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए। राहुल गांधी ने इस अपील का जवाब तो दिया, लेकिन उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके तेवर वैसे नहीं लग रहे थे जैसे कि नीट पेपर लीक के वक्त सड़क से लेकर संसद तक वो जब पहुंचे थे तब हुआ करते थे। छात्रों के मुद्दे पर राहुल ने ऐसे बयान की उम्मीद झारखंड के छात्रों ने नहीं शायद की थी। आप देखिए कि जहां कांग्रेस सरकार में नहीं है, यानी जहां उसकी सत्ता नहीं है, वहां राहुल गांधी जिद पर अड़ जाते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए, इससे कम पर तो मानेंगे ही। लेकिन जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां पर राहुल गांधी की भाषा बहुत सधी हुई मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर 3 अगस्त को राहुल ने एक पोस्ट किया। लिखा उन्होंने, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। 7 अगस्त को राहुल ने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। लेकिन जब बात झारखंड की आई, जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां जेपीएससी पेपर लीक पर राहुल गांधी ना सिंहासन हिला पा रहे हैं, ना बुलंद आवाज उठा पा रहे हैं। वो सलाहकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं और आप खुद सुन लीजिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सबको इस मसले पर बात करनी चाहिए। नहीं, पर राहुल गांधी, आपके जिस तरह के तेवर थे नीट पेपर लीक पर, हमने वो तस्वीर देखी है जब आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं थे, रुकने के मूड में नहीं थे। छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी की गंभीरता उस वक्त सबको दिखी थी। अब झारखंड सरकार में वो गंभीरता देखने के लिए हम उत्सुक हैं।
सीएम हेमंत सोरेन से लेकर उनके मंत्री, सांसद सभी दावा कर रहे हैं कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। आज सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। फिर सवाल है कि अगर सरकार तैयार है तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में। दो तरीके के आंदोलन तो नहीं हो सकते हैं ना। एक तरफ तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और दूसरी तरफ जनता समझे हम चीजों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दो तरीके तो नहीं हो सकते ना कि दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ और। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल वो ये कहते हैं कि सरकार बहुत सीरियस है। हाँ, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन लगता है कि झारखंड सरकार सिर्फ जुबानी गंभीरता दिखा रही है। मंत्री हफीजुल हसन की बात में अगर गंभीरता होती तो सीएम आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आमरण अनशन कर रहे छात्रों के बीच सरकार या तो पहले ही दिन पहुंच गई होती या फिर छात्रों को अपने पास बुला लेती। लेकिन सच यह है कि आज आंदोलन के 14वें दिन सरकार छात्रों के सामने बातचीत की शर्तें रख रही है। इसी चक्कर में छात्र और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। बहुत गंभीर है। एक आध दिन में आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। वार्ता नहीं हो रही है, होगी। तैयार है, वार्ता क्यों नहीं हो रही है? सब होगी। हम लोग बहुत सीरियस हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हम आपकी नीयत पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो हो रहा है और जो दिख रहा है उसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों ने अपने डेलीगेशन में गार्जियन के तौर पर पत्रकार और वकील को भी रखा हुआ है, लेकिन हेमंत सरकार चाहती है कि उनसे बात करने सिर्फ छात्र आए। इसीलिए छात्रों ने अब अपने पैनल से पत्रकार और वकील दोनों हटा दिए हैं, बस इस उम्मीद में कि सरकार अब उनसे बात कर लेगी। सरकार ने छात्रों को झुकाया तो बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। झारखंड विधानसभा में बीजेपी फायर मोड में है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी रांची पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 13 तारीख के बाद जब पार्लियामेंट खत्म होगा मैं पार्टी से इजाजत लूंगा और छात्रों के आंदोलन में जो है मैं तन मन धन से जो है वहां रांची में मौजूद रहूंगा। 13 तारीख अभी दूर है हुक्म, तब तक क्या होगा कौन जाने, क्योंकि आज आंदोलन के 14वें दिन आमरण अनशन पर बैठे 4 छात्रों में से एक छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल क्रांति ने 2 दिन पहले ही टाइम्स नाउ नव भारत को यह बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सरकार की तरफ से डॉक्टर्स की जो टीम हेल्थ चेकअप के लिए आती है वो भी बीपी और शुगर चेक करके चली जाती है। राहुल ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर से सरदर्द की दवा मांगी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एक टैबलेट तक नहीं दी। आप खुद सुन लीजिए। हम लोग सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम भी आती है तो बस बीपी और शुगर वगैरह टेस्ट करके चल जाती है। हम लोग 7 दिन खुले आसमान के नीचे रहे थे, पानी में भी भीगे थे। हमने डॉक्टर टीम को बताया कि सर्दी उर्दी का भी कोई दवा हुआ या सिर दर्द का हम लोग चाहिए, लेकिन एक टैबलेट तक व्यवस्था नहीं किया गया। सिर्फ हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान मीडिया में आता है कि हम मेडिकल का टीम वहाँ लगा रखे हैं। बस जेपीएससी छात्रों के समर्थन में आयशा ने आज विधानसभा मार्च निकाला, लेकिन बीच रास्ते में नेहा बोरा पर किसी ने स्याही फेंक दी। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले को हिरासत में ले लिया है। अब नेहा ने आरोपी को बीजेपी का गुंडा बता दिया, आरएसएस का गुंडा बता दिया, लेकिन आरोपी ने कहा कि नेहा बोरा उमर खालिद को सपोर्ट करती है। यही बात उन्हें पसंद नहीं आई। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? दिखावे का आरोप कांग्रेस और सीजेपी दोनों लगा रहे हैं और दोनों पर लग भी रहे हैं।
राहुल गांधी ने आंदोलन के 13वें दिन छात्रों को फोन किया तो अभिजीत दीपके ने भी नैतिक समर्थन देने में 10 दिन लगा दिए। नीट पेपर लीक में पहले दिन से जंतर मंतर पर जाकर बैठने वाले अभिजीत दीपके 14 दिन बीतने के बाद भी रांची नहीं पहुंच पाए हैं। उनका टाइफाइड बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दीपके अपनी तबीयत खराब बता रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, बस रांची ही नहीं जा पा रहे हैं। कह रहे हैं देखूंगा, जाऊंगा, मेरी क्या जरूरत, दूसरे लोगों को भी महत्व मिलना चाहिए। मतलब टोटल टाल मटोल की कोशिश। सुनिए। मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है। आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है LC। बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके खुद तो रांची नहीं जा रहे, लेकिन जुनैद रांची पहुंच गए हैं। अच्छी बात है। वही जुनैद जो CJP प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बिरयानी खिलाते हुए फेमस हुए थे। जुनैद यहां जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां मैं चावल और दाल परोसूंगा, छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करूंगा और बिरयानी वेज इसलिए होगी क्योंकि सावन चल रहे हैं। धूमिल की मशहूर कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? धूमिल कहते हैं मेरे देश की संसद मौन है। फिलहाल हमारे देश की संसद मौन तो नहीं है, लेकिन जब शोर इतना ज्यादा हो कि समाधान ना मिले तो इसे और इसके खतरे किसी मौन या चुप्पी से कम माने नहीं जाए। न्यूज की पाठशाला में अब सामाजिक वर्गीकरण की क्लास। आरक्षण जिसकी धुरी पर भारत की पूरी सियासत घूमती है, लेकिन इस पर चर्चा छेड़ने की जहमत से एक एक पार्टी बचती है। इसका उदाहरण बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया। कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। समझ गए आप? SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर का जो ये प्रावधान है वो लागू नहीं होता है। आरक्षण और क्रीमी लेयर के मसले पर अदालतों ने पहले भी ये सवाल उठाया है कि अगर किसी SC या ST परिवार में माँ बाप आरक्षण की मदद से IAS या IPS बन गए, फिर भी उनके बच्चों को आरक्षण मिले, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? ये कौन सा बराबरी का सिद्धांत है? जिस आरक्षण को बाबा साहेब ने समानता के अधिकार का एक अभिन्न अंग कहा, क्या उसे असमानता को बढ़ाने का तंत्र बनने दिया जा सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर क्या कहा, मैं चाहती हूं आप एक बार सुन लीजिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उनको उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं मान रही है। सरकार तो साफ साफ कह रही है कि ये नियम SC/ST वर्ग पर लागू नहीं होता ही नहीं। मतलब जो क्रीमी लेयर का नियम OBC आरक्षण और EWS आरक्षण पर लागू होता है, उससे SC/ST आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। अब आप पूछेंगे मैडम ये क्रीमी लेयर है क्या? पहले वो आप बता दीजिए तो हुक्म समझ लीजिए आप। क्रीमी लेयर का मतलब होता है आरक्षण किसे मिलेगा ये तय करने वाली लक्ष्मण रेखा। OBC वर्ग और EWS आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है, यानी जिन परिवारों की आय साल में 8 लाख से कम होती है, आरक्षण का लाभ उसे ही मिलेगा। लेकिन SC/ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में यह नियम लागू नहीं होगा। अब विवाद की वजह यही है
कई सामाजिक संस्थान बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और मांग करते हैं कि SC/ST वर्ग के लिए भी इसे लागू कर दीजिए माय लॉर्ड। तो सरकार कोर्ट में कह देती है कि SC/ST वर्ग में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अब क्या ही कर लीजिएगा। SC/ST वर्ग में जो प्रभावशाली जातियां हैं वो इसको लेकर कुछ बोलेंगी ही नहीं। जो अभी भी समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं उनकी कोई सुनेगा ही नहीं। मतलब जब संविधान सभा में आरक्षण दिया गया तो उसका मकसद था समाज के आखिरी छोर तक इसका लाभ पहुंचना या पहुंचाना, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। और ये आंकड़े कह रहे हैं, हम कोई हवा में बात नहीं करते हैं। 2001 में उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आरक्षण के असर को जानने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, हुकुम सिंह कमेटी। ये आप वाला और मेरा वाला हुक्म नहीं, हुकुम सिंह कमेटी नाम। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको समझाती हूं क्या क्या सामने आया। बोर्ड बाबू को प्रणाम कर दीजिए भैया। तो भाई आरक्षण का हाल क्या है, क्योंकि आरक्षण का हाल ही समझने के लिए 2001 में ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उस कमेटी में क्या बताया गया, 2001 तक SC वर्ग में आरक्षण का 56% लाभ जो है वो मिलता था जाटव समुदाय को। जाटव समुदाय को कितना लाभ मिलता था, 56%। उस वक्त टोटल जातियां कितनी थी, ये SC वर्ग की मैं बात कर रही हूं। SC वर्ग में जाटव समुदाय को मिलता था 56% रिजर्वेशन टोटल। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में टोटल जातियां कितनी थी, SC की टोटल जातियां जो कि SC की थी वो कितनी थी, वो थी 66। इन 66 जातियों में से सबसे ज्यादा किसे मिलता था, सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ 56% मिलता था जाटव जाति को। और जो बाकी 65 जातियां बच जाती है, क्योंकि अगर आप इसमें से एक माइनस कर देंगे जाटव को तो कितना हो जाएगा, 65। बाकी 65 जो जातियां थी उसमें कुल मिलाकर आरक्षण मिलता था 44%। ये आरक्षण का हाल था। सारा का सारा चला जाता था यहां पर। ये वो आंकड़ा है जिसके कारण बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के दौरान दलित और महादलित का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या जिस आरक्षण को समाज के हर वर्ग को बराबरी पर खड़ा करने के लिए लाया गया वो खुद असमानता का हथियार हो गया? शायद इसीलिए लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान के मशहूर जानकार सुभाष कश्यप ने आरक्षण को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आज डॉक्टर BR अंबेडकर जीवित होते तो उन्हें यह देखकर दुख होता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी आरक्षण की जरूरत महसूस कर रहे हैं या उन्हें आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। उनका सपना तो एक ऐसे समाज का था जहां न जाति का भेद हो न वर्ग का भेद। बाबा साहेब ने जाति भेद मुक्त समाज की कल्पना की थी। आप ये बात जानते हैं? लेकिन हुआ क्या, SC वर्ग में जो जाति ज्यादा प्रभावशाली है वो आरक्षण पर हावी हो गई। बाकी की जातियों तक आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं। और यह बात कई बार देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। 1 अगस्त 2024 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST में आरक्षण वर्गीकरण का आदेश दिया। इसी सुनवाई के दौरान 7 जजों की बेंच में मौजूद तत्कालीन जज जस्टिस BR गवई ने यह कहा था कि SC/ST कोटे में चंद लोग ही फायदा हासिल कर रहे हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पिछड़े समुदायों को तरजीह दे। ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। पर अफसोस ऐसा कभी ना हो सका। SC/ST में आने वाला समृद्ध परिवार का बच्चा और इसी वर्ग के गरीब परिवार का बच्चा
दोनों को आरक्षण कैसे मिल सकता है? यह तो बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या आरक्षण इसलिए दिया गया था कि ये एक और भेदभाव को जन्म देने लगे? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि पहले तथाकथित ऊंची जातियों के अत्याचार से बचने के नाम पर SC/ST वर्ग को आरक्षण दिया गया। अब SC/ST वर्ग में जो प्रभावशाली जातियां हैं, वो कमजोर जातियों को वो लाभ लेने ही नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्गीकरण का आदेश दिया था, तब तो NDA के ही सहयोगी आमने सामने खड़े हो गए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कह रहे थे कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन नहीं बल्कि सामाजिक छुआछूत है, उत्पीड़न है, इसीलिए क्रीमी लेयर और वर्गीकरण जैसी बातें फिजूल है। SC समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण का लाभ दलितों के सबसे पिछड़े तबके तक पहुंचना चाहिए, जो अब तक इससे वंचित रहे। जिस बात पर चिराग पासवान और जितिन राम मांझी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, उसका भी आंकड़ा समझ लीजिए। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं, बिहार में SC वर्ग की आबादी में उसकी हिस्सेदारी 27% है। लेकिन बिहार में सरकारी नौकरियों में SC वर्ग में आने वाले लोगों में 34% सिर्फ पासवान समाज से आते हैं। वहीं मुसहर समाज, जिससे जितिन राम मांझी आते हैं, उनकी आबादी SC वर्ग की आबादी का 15.7% है। लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी कितनी है? केवल 3%, 3.65% अगर मैं प्रिसाइसली कहूं। और यह आंकड़ा सिर्फ SC/ST वर्ग तक सीमित नहीं है, यही OBC आरक्षण की कहानी भी है। अक्टूबर 2017 में भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रही गोरला रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी का काम था OBC जातियों में आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना मिले ये बताना। आपको पता है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया? केंद्रीय स्तर पर OBC आरक्षण का लगभग 97% लाभ केवल 25% जातियों को मिलता है। यानी 2650 जातियां जो OBC की लिस्ट में शामिल है, उनमें से लगभग 663 जातियों को आरक्षण का 97% लाभ मिलता है और 2650 में से 983 यानी 37%, 37% पिछड़ी जातियों को आज तक आरक्षण का कोई लाभ मिल ही नहीं पाया। और दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक किया ही नहीं गया, जबकि 31 जुलाई 2023 को ही रोहिणी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। इस भेदभाव की आशंका उन 2 रिपोर्ट में भी दर्ज है जिनको आधार बनाकर इस देश में OBC को 27% आरक्षण दिया गया था। 29 जनवरी 1953 को नेहरू सरकार ने OBC जातियों की सामाजिक स्थिति को लेकर काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 30 मार्च 1955 को इस आयोग ने फिर अपनी एक रिपोर्ट में जो कहा वो आपको बताती हूं, OBC वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया और प्रस्ताव किया। पहला पिछड़ा और दूसरा अत्यंत पिछड़ा। इसके बाद 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। 2 साल बाद 31 दिसंबर 1980 को जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में OBC वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रख दिया, मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग और दलित पिछड़ा वर्ग। 10 साल बाद 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब VP सिंह ने लागू की और OBC को 27% आरक्षण दिया, तो उन्होंने OBC के वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव माना ही नहीं। उसका असर रोहिणी समिति की रिपोर्ट में हमने आपको अभी बता ही दिया। बोलने वाले कह रहे हैं कि अरे इस रिपोर्ट को तो सार्वजनिक किया ही नहीं गया है। तो आपको जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई वो दिखा देती है। 2001 में सामाजिक न्याय कमेटी उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट पे क्या पता लगा पता है आपको? ये कहां है बराबरी।
कहां है बराबरी? ये है यादव, कुर्मी और टोटल, ठीक है ना। यादव जाति की आबादी कितनी है? 19.4%। नौकरियों में इनकी अगर हिस्सेदारी मानी जाए तो कितनी हो जाती है? 33%। फिर आप कुर्मी पर आइए, कुर्मी की आबादी कितनी है? 7.4%। नौकरियों में ये कितनी हिस्सेदारी लेते हैं? 12.4%। ठीक है। कॉलेज में सीटें भी आप देख लीजिए, यादव जो कैटेगरी है उसके पास है 32.2 और कुर्मी जो जिनकी आबादी 7.4 इनकी है 11.2। टोटल 26.8% इनकी आबादी है और नौकरियों में 45.4% हिस्सेदारी इनकी है और कॉलेज में जो सीटें हैं उस पर भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुल ओबीसी जातियां कितनी है? कितनी है? 79। ये तो मैंने 2 ही जातियां आपको बताई, बाकी की 77 कहां गई? आप इस बात की गंभीरता समझ रहे हैं? सबको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, लेकिन ये आंकड़े जो हैं, और ये सामाजिक न्याय कमेटी के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं 2001 के, आप इसी से समझ जाइए कुल ओबीसी की जातियां 79 है, उसमें से 2 जो जातियां इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, यादव और कुर्मी, उनकी हिस्सेदारी नौकरी में इतनी है और यहां कॉलेज की सीटों में इतनी है। बाकी 77 का तो अभी मैंने आपको हाल ही नहीं बताया, क्योंकि वो वहां पे आदेश ज्यादा पहुंच गया। 45.4 एक जगह और दूसरी जगह 43.4, 2 जातियां ले रही हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ चुनिंदा जातियों तक सिमटता हुआ दिखाई देने लगा? बड़ा प्रश्न है ना ये। क्या सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ आंकड़ों और कागजों में न्याय है, या जमीन पर भी उसका असर दिखना चाहिए? 21वीं सदी का भारत है, जेन जी का भारत है, जेन अल्फा का भारत है, जेन बीटा का भारत है। तो क्या आने वाली पीढ़ियां भी आरक्षण के लाभ के सवाल में इसी तरह उलझी रहेंगी? इसीलिए सवाल उनसे भी पूछे जाते हैं जो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्योंकि अगर हिस्सेदारी की बात हो रही है तो फिर यह भी देखना जरूरी हो जाएगा कि हिस्सेदारी का फायदा आखिर किन लोगों तक कितना पहुंच रहा है। और हम यहां साफ कर देना चाहते हैं, सवाल किसी जाति के खिलाफ नहीं है, सवाल है व्यवस्था के भीतर बराबरी का। सवाल यह है कि अगर एक ही व्यवस्था का फायदा बार बार कुछ हिस्सों तक पहुंच रहा है तो क्या उस व्यवस्था की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से बताइए। सवाल असहज करने वाला हो सकता है, लेकिन जरूरी है। और इसीलिए पूछना आज मौजूदा सरकार से भी, जो ये कहती है SC ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट पूछता रह जाता है वर्गीकरण को लेकर। आज जो मौजूदा सरकार है वो भी इससे बचती है, विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां इस पर बचती है।